अक्सर जो बच्चे यूपीएससी, आईएएस और सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, वो एक प्रॉब्लम फेस करते हैं। वो है कि अपने पढ़े जाने वाले टॉपिक्स को कैसे साइंटिफिकली सेलेक्ट करें और एलिमिनेट करें। सेलेक्ट करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमिनेट करें। सो अगर ये क्लियर है कि यूपीएससी एग्ज़ाम किस चीज़ को फोकस करना चाहते हैं, तो वो पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ को फोकस करना चाहते हैं। चाहे वो सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, बट ओवरऑल जो उसका जो ओरिएंटेशन होता है, जो फोकस होता है, जो गोल होता है, वो ये: हाउ डू यू अंडरस्टैंड इवन दोज ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स from the perspective of public policies, from the perspective of how you are thinking about government's policies। जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में कितना जानते हैं, उनकी लिमिटेशंस को कितना जानते हैं, उन लिमिटेशंस को ठीक करने के लिए आप कितना अवेयर हैं, कितना प्रिपेयर्ड हैं, कितने इंटरेस्टेड हैं, कितने जागरूक है, कितने अवेकेंड है। सो पब्लिक पॉलिसी मस्ट बी द पैशन of a civil service aspirant. Then it automatically helps you in filtering out the subjects when you read newspaper or current affairs or even the standard textbook. If you know where your focus has to be, then it becomes easier to filter out and to identify and to pick up, to select the topics that might exactly be coming in your exam. So, I'm going to start a series of a civil servant's aspirant's guide to public policies, starting with IAS aspirant's guide to foreign policy। तो वो चाहे IAS हो, IFS हो, IPS हो, IRS हो, किसी भी लेवल के सिविल सर्वेंट हो, उनकी तैयारी के लिए फॉरेन पॉलिसी ज़रूर समझ में आना चाहिए, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इज़ द मदर पॉलिसी। इट हैज़ बिकम द मदर पॉलिसी। Economic policy, the defense policy, the security policy, all policies have become dependent on foreign policy। मतलब फॉरेन पॉलिसी अगर सेट है, अगर करेक्ट है, तो कॉन्सिक्वेंटली, लॉजिकली, ऑल द अदर पॉलिसीज विल ऑल्सो फॉल इन लाइन। मतलब अगर फॉरेन पॉलिसी सही है, तो मोस्ट लाइकली इकोनॉमिक पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी और इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी ठीक होगी। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक्स, अ साउंड इकोनॉमिक्स। But the sound economics no longer depends only on your internal economics। आप अपने देश के अंदर क्या उत्पादन करते हैं, क्या कंजम्पशन करते हैं, कितना बिजनेस करते हैं, वो तब तक सही नहीं हो सकता जब आप ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस तरह न चलें कि वहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं विश्व में, वर्ल्ड में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप मैक्सिमम अपने देश के जो चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या उनका उपयोग, उनका यूज़ आप कर सकते हैं। ये है फॉरेन पॉलिसी। एट दिस लेवल यू कैन सी that foreign policy is only an external tool for your internal economic policy। तो अपने इंटरनल इकोनॉमिक पॉलिसी को एडवांस करने का एक टूल है फॉरेन पॉलिसी। तो अगर हम इस तरह से देखते हैं तो इट हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट्स एंड द टॉपिक्स इन करंट अफेयर्स। तो हम अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट, इतना एजुकेशन है बट नौकरी कहाँ है? क्या सिर्फ सरकारी नौकरी से सभी को नौकरी मिल सकती है?
प्राइवेट सेक्टर, तो कौन सा प्राइवेट सेक्टर में कहाँ पर स्पेस है नौकरी क्रिएट करने का? तो हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो हमारा प्राइवेट सेक्टर तब तक नौकरी क्रिएट नहीं कर सकता जब तक वो बाहर से इन्वेस्टमेंट न ले आए, या नहीं तो बाहर एक्सपोर्ट न करे। और कई बार बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए हमें बाहर से इंपोर्ट करना होता है, बिकॉज एक्सपोर्ट में वही चीज़ें लगनी होती हैं जो हम इंपोर्ट करके ले आते हैं। जैसे एक एग्जांपल, भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अभी के टाइम में मान लेते हैं कि इंजीनियरिंग गुड्स है। बट इंजीनियरिंग गुड्स में लगने वाले जो सामान है, चाहे वो रेयर अर्थ हो या और भी स्मॉल कंपोनेंट्स हों, वो तो इंपोर्ट करके ले आएंगे। उसी तरह से पेट्रो प्रोडक्ट, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। बट पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैसे बनता है? जब हम क्रूड ऑयल, जो कि हमारी ज़रूरत का 80 to 85% बाहर से ले आते, फिर चूंकि हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, उसे पेट्रो प्रोडक्ट बनाते हैं, और इस तरह से वो हमारा एक्सपोर्ट सबसे दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बनता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? बिना अच्छे फॉरेन रिलेशन के क्या ये पॉसिबल है? और ये तो बिजनेस और इकोनॉमिक्स में हो गया। इसी तरह से हमें जियो स्ट्रैटेजिक, जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक लेवल पर भी दूसरे देशों के साथ साझेदारी, पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर हमारे साथ हमेशा 50 से 60 देश हमेशा ब्लाइंडली ऑन ऑल सब्जेक्ट्स अगर हमारे साथ खड़े नहीं हैं, तो यूनाइटेड नेशन में कोई भी बिल आएगा, कोई भी रेजोल्यूशन आएगा, और हम वहाँ पर अकेले अलग थलग आइसोलेटेड हो जाएंगे। तो ऐसा कोई भी टॉपिक जो करंट अफेयर्स में आता है, जो भारत को दूसरे देशों के साथ जोड़ के रखने वाला है, या भारत जहाँ पर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया के देशों के साथ कुछ मिल के कर रहा है, जो भारत के लिए भी बेनिफिशियल हो और उन देशों के लिए बेनिफिशियल हो, इस टॉपिक से, इस थीम से रिलेटेड जब भी कोई टॉपिक आए, इसका मतलब कि वो एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसे सब्जेक्ट्स को हमें हमेशा खोजते रहना चाहिए करंट अफेयर्स में। इंडिया अफ्रीका के साथ क्या कर रहा है, इंडिया लैटिन अमेरिका के साथ क्या कर रहा है, ये पोटेंशियल बेनिफिट्स है, पोटेंशियल फ्रेंड्स है। हमारा रिलेशन भारत का सुपर पावर्स के साथ तो टमल्चुअस फेजेस से गुजरता है, कभी अच्छा हो जाता है, कभी खराब हो जाता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशन कभी भी 100% सही नहीं हो सकता, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया को अपने तरीके से वो यूज़ करना चाहता है, जबकि भारत यूज़ नहीं होना चाहता है। भारत कोऑपरेशन करना चाहता है, बट इस तरह का कोऑपरेशन जिससे धीरे धीरे भारत इंटरनेशनल लेवल पर जो डिसीजन मेकिंग होती है, उस डिसीजन मेकिंग में उनके साथ पार्टिसिपेट कर सके। ये नहीं कि भारत को यूनाइटेड नेशन में बैठा करके और अपना लेक्चर सुनाते रहे, और भारत उनका लेक्चर सुनता रहे और उनके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन करता रहे। ये भारत की जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, उसका जो एस्पिरेशन है, उसका जो मिनिमम एक्सपेक्टेड रोल इन द वर्ल्ड है, ये उससे मैच नहीं करता। इसलिए भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर होना, परमानेंट मेंबर अगर नहीं तो कम से कम कॉन्टिन्यूअस नॉन परमानेंट मेंबर होना बेहद बेहद ज़रूरी है। अब बताओ, इससे रिलेटेड कहीं कोई आपको टॉपिक दिखाई देता है, इसका मतलब ये हमें फिल्टर करना है, ये मेंस प्रीलिम्स कहीं भी आ सकता है। इसी तरह से क्लाइमेट चेंज पर जितने डायलॉग्स हैं, एनवायरनमेंट पर जो डायलॉग्स और ट्रीटीज और कन्वेंशंस हैं, वो सब सीधे सीधे हमारे लिए बेनिफिशियल है। और भारत उनमें क्या योगदान दे रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, भारत का क्या अप्रोच है, जितने इंटरनेशनल लेवल पर, जितने
क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उनमें पहले तो वो हैं कौन कौन से, और दूसरा उनको बनाने में, उनको डेवलप करने में इंडिया का क्या रोल और कंट्रीब्यूशन है। तो अब हम इसका एक फॉरेन पॉलिसी का हमें एक हमेशा एक फाउंडेशनल प्रिपरेशन रखना चाहिए कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कौन से वैल्यू प्रीमाइसेस पर खड़ी होनी चाहिए। उसके बाद फिर देखेंगे कि उसका थ्योरेटिकल के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल फाउंडेशन क्या होना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी के साथ दिक्कत ये होती है कि इसके जो थियोरीज है, इसकी जो वोकैब है, इसके जो लैंग्वेज है, वो मोस्टली इंग्लिश मतलब वेस्टर्न है, डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न वर्ल्ड है। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप इसके लैंग्वेज के, इसकी फ्रेजोलॉजी के, इसके प्रिंसिपल्स को, इसके ईडियम्स को डोमिनेट करते हैं। और आप जानते हैं कि जो लैंग्वेज और ईडियम्स को डोमिनेट करता है उसी का ओवरऑल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी होता है। इसलिए हमें अपनी ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाना जिसमें भारत के सिद्धांत, भारत की थ्योरी, भारत की फिलॉसफी, भारत का लैंग्वेज, तो अगर हम चाहते हैं कि एक इंडिया centric perspective foreign policy build हो, so we shall have to go back to our classical theorist कौटिल्य एंड मनु। तो मनु ने हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए 3rd सेंचुरी या 4th सेंचुरी BC-AD में जो 6 फोल्ड फॉरेन पॉलिसी बताई, 6 फोल्ड foreign policy that was given by whom? मनु। तो वो क्या कहते हैं कि जो हमारा रूलर है उसको 6 फोल्ड में मास्टर होने, संधि करने आना चाहिए। कब, कहाँ, किसके साथ संधि करने जरूरी है ये उसे पता होना चाहिए। विग्रह भी आना चाहिए, और विग्रह का मतलब होता है कि अगर नेशनल इंटरेस्ट में ज़रूरी हो तो हमें संधि से बाहर भी आ जाना चाहिए। जैसे भारत अभी इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर आ गया। अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए अगर ज़रूरी हो तो संधि से बाहर भी आ जाए, कम आउट ऑफ ट्रीटी, sign the treaties, respect the treaty, teach other nations how to treat the treaty. But if national interest warrants, then don't hesitate in giving up or leaving or coming out of the treaty. Don't hesitate, because nothing is as important as your नेशनल इंटरेस्ट। तो अगर नेशनल इंटरेस्ट वारंट करता है तो ट्रीटी से बाहर भी निकल जाना चाहिए, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी मेंटेन करो। अदरवाइज आप जब ट्रीटी से बाहर निकलेंगे तो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया जा सकता है, हो सकता है कि आपके ऊपर युद्ध भी थोपा जा सके। तो ट्रीटी से बाहर निकलने के लिए तैयारी चाहिए, इकोनॉमिक प्रिपेयर्डनेस एंड मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। अगर अटैक हो जाए तो कैसे उसको मैनेज करेंगे, और अगर सैंक्शन लगा दिए जाए तो कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो विग्रह करने का कौशल, स्किल, हमारा जो स्टेट्समैन है, जो हमारा लीडर है, उसको ये पता होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें आसन और यान और द्वैधी भाव, आसन भी आना चाहिए और यान इस अपने मिलिट्री को मूव करना, ताकि दुश्मन को पता चल सके कि न सिर्फ इनके पास सेना है
बल्कि वो सेना कैसी है और कितना स्विफ्टली मूव कर सकती है बॉर्डर एरिया में अगर ज़रूरत पड़ा तो ये भी हमें दिखाना चाहिए। और फिर उसके बाद कहते हैं समाश्रय, समाश्रय, समाश्रय। तो अलायंस बिल्ड करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए अगर नेशनल इंटरेस्ट में ज़रूरी हो। वैसे तो कोई परमानेंट मिलिट्री अलायंस मेंटेन नहीं करना है, लेकिन अगर ज़रूरी पड़े तो अलायंस करना चाहिए, काउंटर अलायंस करना चाहिए, अलायंस एंड काउंटर अलायंस, बट नेवर बी द परमानेंट पार्ट ऑफ एनी any international alliance. Maintain the alliances as per your national interest. और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मनु कहते हैं फॉरेन पॉलिसी में, वो है द्वैधी भाव। हालांकि इसका इंटरप्रिटेशन बहुत लिटरल किया गया है, इसलिए इसका मतलब जो बताया गया है वो उतना ही नहीं है आज के कॉन्टेक्स्ट में, उससे बहुत ज़्यादा है। मतलब मेंटेन डुअलिटी इन योर रिलेशन विथ योर काउंटर पार्ट्स, विथ योर अदर नेशंस। बट आज के टाइम में इस वर्ड को हम अगर एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हर इंटरनेशनल सब्जेक्ट पर, बायलैटरल सब्जेक्ट्स पर अपना ओपिनियन हर बार बहुत जल्दीबाजी में एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, और अपने ओपिनियन को, अपना अप्रोच को, अपने स्टैंड को छुपा के रखना चाहिए और एक्शन से बताना चाहिए, ना कि हर बार स्टेटमेंट से बताना चाहिए। जैसे अभी इंडिया का जो स्टैंड है गाजा वॉर पर, ईरान वॉर पर, द्वैधी भाव है। हर बार हम खुल करके अपनी बात वर्बली, वर्ड्स के थ्रू उसको एक्सप्रेस करें, कोई ज़रूरी नहीं है। हमें एक्शन के थ्रू अपना एक्सप्रेस करना है, और अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें इजराइल को भी सपोर्ट करना है, बिकॉज हमारे नेशनल इंटरेस्ट को इजराइल बहुत हद तक सपोर्ट करता है। और लास्ट में, पास्ट में अगर हम चाहते हैं तो इसराइल ने इंडिया को बहुत सपोर्ट किया है और फ्यूचर में भी करेगा। बट ऑन दी अदर हैंड इंडिया हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड द कॉज ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट। बट हमें छुपा करके, अपने ऑप्शंस को छुपा करके रखना है। हमेशा हमेशा वर्बल एक जो वोमिटिंग होता है वो नहीं करना है, जैसे इंडिया ने यूक्रेन पर मेंटेन किया। तो हमें बार बार दुनिया को बताना नहीं है कि हमारा स्टैंड क्या है। वी विल स्पीक मोर थ्रू द लैंग्वेज ऑफ एक्शन, बट वो एक्शन कब होगा, कैसा होगा, दैट विल नॉट बी डिक्टेटेड बाय अदर कंट्रीज एंड एक्सटर्नल circumstances, but by India's own interests, situations, requirements, and needs. This is the minimum thing that a civil service aspirants should know about India's theoretic foreign policies फाउंडेशन, थियोरेटिकल फाउंडेशन के बारे में कम से कम इतना जानना चाहिए। फिर इसके अकॉर्डिंग हम देखें कि इससे रिलेटेड अगर मटेरियल मिलता है न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में, तो हम उसको कलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमें एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला है। ये इसको हम डायरेक्टली एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं सेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हम फॉरेन पॉलिसी का एक थियोरेटिकल फाउंडेशन कैसे करेंगे, तो एक पार्ट ये हो गया। फिर दूसरे कौटिल्य टॉक्ड अबाउट 7 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट विच आर रिलेवेंट इवन टुडे। तो 7 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट में क्या है, राजा बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो राजा कोई ऐसा कोई ऑर्डिनरी सिर्फ पावर हंग्री कोई पर्सन नहीं है जो सिर्फ पावर के लिए राजा बनता है। राजा का मतलब आज के टाइम में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर है, वो राजा ऋषि होना चाहिए। राजा और ऋषि दोनों का हाइब्रिड होना चाहिए। ऋषि मतलब जो अपने इंद्रियों को, और इंद्रियों का मतलब जो टेम्पटेशन है पावर का, ईगो का, इन टेम्पटेशन से दूर हो और उसके सामने सिर्फ और सिर्फ
देश की इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी, प्रॉस्पेरिटी यही हो, इसके सिवा उसके दिमाग में और कुछ नहीं आना चाहिए। कोई पर्सनल गेन, अपनी पूरी लाइफ राष्ट्र को समर्पित कर सके, और इस समर्पण में अगर कोई बाधा आए मनी से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, तो वो पावर और मनी सिर्फ और सिर्फ एक टूल की तरह यूज़ करने वाला होना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए। नो, राजर्षि राजा इसलिए नहीं बनता कि उसको पावर की भूख है या अच्छे कंजम्पशन या अपने पर्सनल लग्जरी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो देश का फ्यूचर और जो देश का पास्ट है, इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट जो मोमेंट्स हैं इस देश के, इन दोनों को अचीव करने वाला होना चाहिए। मतलब पास्ट की ग्लोरी को फ्यूचर में अचीव करने वाला होना चाहिए। इसलिए इंद्रिय जय हो, वो इंद्रियों का विजय, कंक्वेरर ऑफ द सेंसेस होना चाहिए। वो कंक्वेरर ऑफ द सेंसेस, टेरिटरी को कंक्वेरर करने से पहले वो अपने खुद के सेंसेस को कंक्वेरर करने वाला होना चाहिए, तभी वो राष्ट्र के लिए कंप्लीट समर्पण से काम कर सकता है। तो इसको कहा ऋषि। तो वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है जब तक वो देश के सिविलाइजेशन को, कल्चर को, यहाँ के धर्म को, यहाँ के कल्चर संस्कृति को रेसा रेसा अगर नहीं जानता, तो उसके लिए समर्पित नहीं हो सकता, और अगर समर्पित नहीं हो सकता तो वो ऋषि नहीं हो सकता, और ऋषि नहीं है वो, तो उसका राजा होना भी बेकार है। राजा में क्या होना चाहिए? उसमें मिलिट्री वर्च्यू होना चाहिए, फाइटर होना चाहिए, फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए। युद्ध करने से, जब अगर युद्ध थोपा जा रहा हो तो युद्ध करने से डरने वाला नहीं होना चाहिए। कठोर कदम, दंड देने से हिचकने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि दंड उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना धर्म इंपॉर्टेंट है। सो राजा शुड नॉट बी गाइडेड ओनली बाय धर्म, बट शुड ऑल्सो बी गाइडेड बाय दंड। तो धर्म मीन्स persuasive means and methods, and danda means coercive means and method. So Raja, the king or the ruler, the prime minister should be capable of hybridizing the methods of coercive methods and persuasive method. Persuasive method के साथ साथ coercive method को भी यूज करने में कैपेबल होना चाहिए, तब वो होगा राजा। Quick decision making, fast decision making, and unhesitant in making and coercive decision also. So sometimes he takes tough decision, but sometimes he is capable of offering the apologies also. Should not hesitate in offering apology to his own people. If it is required in national interest, he should come forward and should say sorry to the people also. But if it requires to take tough action, he should not hesitate in taking tough actions also. लेकिन अगर tough actions की रिजल्ट एडवर्स हो रहे हों, तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट में बदलने का उसके पास स्टेट्समैनशिप स्किल भी होना चाहिए। तो ऐसा राजा होगा राजा ऋषि। तो राजा के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो होगा अमात्य, जो राजा का एडवाइज़र होगा, क्योंकि राजा को तो बहुत कुछ डिसीजन लेना है, उसको एक्शन के लिए तैयार रहना है और अपने पूरे सिस्टम को तैयार रखना है। लेकिन अगर उसका एडवाइज़र ऋषि के लेवल का नहीं होगा तो उसके डिसीजन सही नहीं हो सकते। इसलिए अमात्य जो एडवाइज़र है, जो आज के टाइम में हम कह सकते हैं एनएसए है, या उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, या कैबिनेट सेक्रेटरी है, ये चाणक्य के लेवल के होने चाहिए, जो खुद ऋषि के लेवल के हैं, जो अपने सेंसेस को कॉन्क्वेयर कर चुके हैं। उनके ब्लड में सिर्फ और सिर्फ इस देश की महानता का जो इतिहास है, सिर्फ वो चल रहा है। 24/7 they are thinking about the greatness of the civilization of this country. So when they know the great moment of the history and civilization of this country, then they will always try in future to achieve the same greatness.
तो वो इस देश की महानता जो पास्ट में रही है उसको प्रेजेंट और फ्यूचर में रियलाइज करने के लिए 24/7 डिवोटेड होना चाहिए। अगर इस तरह का अमात्य होगा तो वो सही सजेशन, राइट पॉलिसी सजेस्ट करेगा राजा के लिए। तो अमात्य अगर गड़बड़ हो जाते हैं तो राजा का जो डिसीजन मेकिंग है वो भी गड़बड़ हो जाता है और इस तरह से राज्य का डिक्लाइन हो सकता है। इस तरह से कौटिल्य ने और भी सप्तांग थ्योरी में चीज़ें बताई, जैसे टेरिटरी होना चाहिए और सेना होनी चाहिए। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कहा कि कोष होना, अगर राज्य के पास कोष मतलब अर्थ मतलब रिसोर्सेस या ट्रेजरी, या उसको आज फिस्क कहते हैं, फिस्कल मतलब ओवरऑल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अगर स्ट्रांग नहीं है तो ऐसा राजा चाहे कितना भी राजा ऋषि हो लेकिन वो अपने महान ग्रेट डिसीजंस को एग्जीक्यूट नहीं करवा पाएगा। अगर राजा को अपने ग्रेट डिसीजन को रिजल्ट में कन्वर्ट करना है तो कोर्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए सप्तांग थ्योरी में राजा और मित्र और अमात्य और टेरिटरी के बाद और सेना और दुर्ग, दुर्ग मतलब जो स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशंस है और वहाँ पर सेना का जो तैयारी है, दैट्स दुर्ग, जिसको आज गैरिसन कहते हैं। ये सप्तांग थ्योरी है, बट इनमें कोश को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। अगर कोश स्ट्रांग नहीं होगा तो ये सभी 6 अदर ऑर्गन्स कोलैप्स कर सकते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र इज अबाउट अर्थ बीइंग द सेंटर ऑफ द अदर ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। अगर अर्थ स्ट्रांग नहीं होगा तो बाकी स्टेट के ऑर्गन कोलैप्स कर जाएंगे। तो ये हमारी थ्योरी है एंशियंट। अब दिक्कत क्या हुई, हमने अपने कौटिल्य और मनु की जो फॉरेन पॉलिसी की जो थियोरेटिकल फाउंडेशन है, फिलोसफिकल फाउंडेशन है, उसको मॉडर्न टाइम में हमने ठीक से उसका यूज़ नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। दूसरे देशों ने किया, अमेरिका ने किया। कौटिल्य के बारे में मैं एक अलग से फॉरेन पॉलिसी ऑफ कौटिल्य, इस पर अलग से 1-2 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा, तब हम समझ। यहाँ तो सिर्फ मैंने ये बताने की कोशिश की कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी, कंटेम्प्रेरी फॉरेन पॉलिसी के लिए अपने इंडिया से अगर कोई फिलोसफिकल फाउंडेशन लेना होगा तो हम किसको लेंगे? कौटिल्य और मनु। So we should not look like always borrowing the concepts and theories from West. We should rather be proud of having our own foreign policy perspective, and it is realistic as well as it is idealistic. It is not as realistic as Western and American foreign policy, which is more exploitative. वो डोमिनेटिंग है, वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करने वाली फॉरेन पॉलिसी। हमारी फॉरेन पॉलिसी अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ बिना कोई कॉम्प्रोमाइज किए हुए पूरी दुनिया को हैप्पीनेस और इक्वालिटी देने वाला फॉरेन पॉलिसी। सो विद दिस थियोरेटिकल फाउंडेशन नाउ यू शुड अप्रोच टू द प्रैग्मेटिक अप्रोच एंड सब्जेक्ट्स। लाइक हमें एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए जो अमेरिका और यूरोप है, इनके साथ इंगेज भी करना चाहिए और इनके साथ कॉम्पीट भी करना चाहिए, ताकि एक ऐसा यूनाइटेड नेशन जो सिर्फ यूरोप और अमेरिका को बेनिफिट न करता हो, ग्लोबल साउथ जिसमें इंडिया, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका आता है, इन सब के साथ जस्टिस करने वाला होना चाहिए। अब बताओ, हम तैयारी करेंगे तो ये मेंटल फ्रेमवर्क हमारे माइंड में रहेगा, तो वो हमें मोटिवेटेड रखेगा, वो हमें फोकस्ड रखेगा, वो हमें सेलेक्टिव रखेगा, वो हमें सब्जेक्ट मैटर्स को सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। एंड सिमिलरली वी शुड बी बोथ आइडियलिस्टिक एज वेल एज रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब कि वी मस्ट नॉट फॉरगेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कोशा, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, एक बहुत पावरफुल इकोनॉमी बिल्ड करके ही आप अपने जो आपके जो
आइडियलिस्टिक गोल्स हैं कि एक बेटर वर्ल्ड बनाए, वसुधैव कुटुंबकम के बेसिस पर एक वर्ल्ड बनाए, ये सिर्फ एक स्लोगन रह जाएगा इफ़ इट इज़ नॉट बैक्ड बाय द इकोनॉमिक पावर। तो हमें इकोनॉमिक पावर बिल्ड करना है, अपने इंटरनल जो कैपेसिटी है उसको एक्सटर्नल कैपेसिटी के साथ कनेक्ट करना है। तो इस तरह से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी का फाउंडेशन बना सकते हैं, अपने मिलिट्री और डिफेंस पॉलिसी का फाउंडेशन बना सकते हैं, अपने इंटरनल सिक्योरिटी का फाउंडेशन बना सकते हैं। दिस इज़ द रोल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। सो अभी तो इसमें इसके लिए इतना ही, फिर आगे एक और बनाएंगे, फिर उसमें देखते हैं।